हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक की वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा है कि ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशंस क्या होते हैं, और सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा कि ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है एटॉमिक साइज को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो उन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे आज हम कवर करेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने देखा है कि जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। ठीक है, फिक्स ना होने का क्या रीजन है वो सब पढ़ेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम को देखें अगर हम कि सोडियम के केस में क्या बड़ा इजी होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फिगरेशन 2 8 1, या फिर इसको कह लो 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट में देखोगे आप एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल के कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सोडियम का? +1। ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, उनका क्या रीजन है वो देखते हैं। देखो, तो डायरेक्टली हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्टली क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है कि व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया भी था कि कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्टेप से चलता है। ये होगा आपका 1s, ये होगा आपका 2s, ये होगा आपका 2p, ये होगा 3s, ये होगा 3p, और ये होगा 3d, और ये होगा 4s। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये है 3D सीरीज के लिए। 4D सीरीज के लिए यहाँ 4D और 5s बाहर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट सीरीज के लिए 5D और 6s बाहर आ जाएगा। ये तो बड़ा इजीली अंडरस्टूड है पॉइंट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज के लिए मैंने बनाई है, हर एक सीरीज में हम क्या देखेंगे? आउटर मोस्ट शेल, इसको मैं लिख दूं 4s। ठीक है, और उससे जस्ट पेनल्टीमेट शेल का जो होगा सब शेल, यानी कि 3D। मैंने 3D क्यों लिखा है? इससे पहले 3p और 3s भी तो थे, लेकिन मैं कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज की बात करूं तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, आसपास तो यही होते हैं ना। ठीक है, इनके बीच में गैप कम होता है। तो ये जो चीज है इस तरह से लिखी जा सकती है। ये मैंने लिखा किसके लिए? 3D सीरीज के लिए। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं 4D सीरीज के लिए लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा 4D 5s। ठीक है, 4D 5s। उसी तरह से 5D सीरीज के लिए क्या लिखा जाएगा? 5D सीरीज के लिए हो जाएगा ये 5D 6s। तो ये चीज समझ में आ रही सभी को? ठीक है, और कॉमन चीज क्या है यहाँ पे कि इसको अगर मैं n लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या होती है? n-1। ये वैल्यू अगर मैं n लेता हूँ ये वैल्यू क्या होती है? n-1। ये वैल्यू n लेता हूँ ये n-1। देखिएगा आप n माइनस यानी 4 - 1 3, 5 - 1 4, और इस तरह से यहाँ आपको 5 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कुल मिला करके कि n-1d सबशेल, ठीक है, एंड ns सबशेल, ns सबशेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, क्या रीजन होता है? जो n-1d सबशेल है और जो ns का सबशेल है, उनके बीच में बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होगा। एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होगा? देखो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, मैं पॉइंट लिख ही चुका हूँ एक्चुअली कि देयर इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस सबशेल्स। क्लियर है सभी को? क्यों है ऐसा? हो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल के बता चुका हूँ। नाउ सेकंडली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डिफरेंस किस बेस पे कह रहा हूँ मैं? ऑप्को प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि हर एक सबशेल की अपनी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, और उन्हीं को सीरीज में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप सीरीज में देखोगे कि जो पास पास वाले होंगे, यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि 2s और 2p, तो इनकी एनर्जी लेवल लगभग बराबर ही होंगे, एक ही सेल में तो है ये। इनमें एनर्जी का डिफरेंस है लेकिन बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इजी। ठीक है, कैसे इजी हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, मैं यहाँ पे एक्सचेंज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्सचेंज होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को काफी इजी हो जाता है।
तो आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के सम को आप कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उस तरह से। ठीक है, कैसे शो करेंगे मैं बता देता हूँ। इस तरह से होता है, जैसे देखो 3D सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमनली जो है हमारी 3D सीरीज रहती है। 3D सीरीज का एग्जांपल लेते हैं। 3D सीरीज में क्या देखा है हमने कि जैसे ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम की बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसको इस तरह से लिख देंगे +3। टाइटेनियम की बात करें तो ये शो करता है +2 +3 ठीक है, और +4 भी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। वेनेडियम की बात करते हुए हो जाता है +2 +3। ठीक है, क्रोमियम की बात करें तो ये हो जाता है +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, मैग्नीज की बात करें +2 +3 +4 +5 +6 +7। क्लियर? नाउ आयरन की बात करते हैं +2 से लेकर के +3 +4 +5 नहीं शो करता ये +6। ठीक है, क्योंकि +5 में देखा गया कि जो आयरन है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं मिलती उसको +5 में, ये तो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए +5 नहीं शो करता। नाउ कोबाल्ट की बात करें तो ये +2 और +3, निकल +2 +3, कॉपर जो है ये +1 और +2, और जिंक सिर्फ +2 शो करता है। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ इनको बॉक्स। बॉक्स किस लिए कर रहा हूँ मैं? ये बॉक्स में सिर्फ उनको करूंगा जैसे मैं बात करूँ मैग्नीज की, ये इजी रहेगा आपको समझना कि मैग्नीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और +7 में भी ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? और कॉपर की बात करें तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और इस तरह से टाइटेनियम +3 में और +4 में। ठीक है, वेनेडियम +3 में, क्रोमियम जो होता है आपका +3 में, इस तरह से। और जो आयरन होता है आपका +3 में या +2 में, दोनों में ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कोबाल्ट जो होगा वो आपका +2 में। ठीक है, निकल +2 में, जहां पर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। अब जैसे ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखने का क्या है तरीका कि n-1 एंड डी सबशेल था जो ns सबशेल्स, इन्हीं दोनों के बेसिस पे मैंने जो है इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखे हैं। कैसे लिखे हैं देखो, n-1 जो है, n-1 डी सबशेल जो है, इसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, प्लस में ns के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको ऐड करने हैं। अब जब स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम की कॉन्बिनेशन देखो 4s2 3d1, ये 3d2 3d3 d4, जिसको हम d5 पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये d5 d6 d7 d8 d9, इसको d10 भी लिख सकते हैं, और ये d10, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इनके साथ 4s2 के इलेक्ट्रॉन तो देख सकते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को कि s के इलेक्ट्रॉन 2 और d का 1, d में 1 इस तरह से लिख के दिखा सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने सारे 5 लिख दिए, 4 होंगे ना, 1 होगा ना 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो मैंने ये लिखा है कि अनपेयर्ड d का और ns के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो 1 + 2 हुआ तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मिला +3, आपको मैक्सिमम देगा। ठीक है, 2 है यहाँ पर, तो दोनों के दोनों क्या है अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड को ऐड करोगे किसके साथ, s के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कितना आ जाएगा 4 पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, 3 को करोगे तो ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी देगा हमें। ठीक है, उसके बाद इस तरह से यहाँ 4 अनपेयर्ड है इसके पास, +2 इलेक्ट्रॉन उसके s के 6 तक, 5 अनपेयर्ड है, +2 इलेक्ट्रॉन 7 तक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम लिखते हैं। तो क्लियर हो गया सभी को कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से शो करते हैं। ये इनके शो करने का रीजन जो है वो यही रहता है कि n-1 डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स और ns के इलेक्ट्रॉन्स काफी कम एनर्जी वाले सबशेल्स होते हैं। काफी कम का मतलब काफी कंपैरेबल एनर्जीज होती है
तो इसीलिए जो होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सचेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है। आपने देखा ही है कि एन सॉरी फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक के बीच में D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन चलती है। मतलब कि वहां पर हमें क्या मिलता है, वेरिएबिलिटी मिलती है डी सबशेल के अंदर कम इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, कम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर के स्पेस मिलता है वहां पर। स्पेस मिलने का मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर काफी सारा स्पेस है, ठीक है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। मैग्नीज में देखो आप काफी सारे अनपेड हैं, 5 अनपेड आ जाते हैं, तो 5 अनपेड आ रहे, ज्यादा अनपेड आ रहे, ज्यादा अनपेड आ रहे, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर रहा है, ठीक है। जिंक के केस में देखो, जिंक जो है 3d10 होता है, 4s to 3d10 होता है। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो जो D10 जो है कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, अगर D10 कंप्लीटली फिल्ड होगा तो Ns के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा ही नहीं सकते ना, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो जितना ज्यादा इनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही ज्यादा एक्सचेंज उनके बीच में मिल सकता है, जैसा कि मैग्नीज के केस में है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये नोट करना है सभी ने। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन ये भी रहता है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डी सबशेल है, कि डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड ही नहीं है, ठीक है। जिंक कैडमियम और मरकरी के केस में कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं करते, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स है इनकम्प्लीट डी सबशेल है, इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन ये रहता है इनकम्प्लीट डी सबशेल के साथ साथ कि जो n-1 डी सबशेल है और ns सबशेल है, यानी जो पेनल्टी में डी सबशेल है और जो आउटरमोस्ट s सबशेल है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से एक्सचेंजेस जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। समझ में आ गया सभी को? नाउ सेकेंडली देखो, आपको पॉइंट क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो 3D सीरीज के मेंबर्स हैं, ठीक है, 3D सीरीज के मेंबर्स जो होते हैं वो ज्यादातर +2 एंड +3 इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपने देखना है कि +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में metal forms ionic compound या ionic bond इनमें ज्यादा बेटर है, ionic bond। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो किस तरह का बॉन्ड बनने देखने को मिलेगा, आयनिक, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे जिंक है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो अपनी, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड में, तो वहां पर जिंक और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर बात करें ज्यादा बॉन्ड की, यानी कि +2 +3 से ज्यादा की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ही देता हूँ पूरा। जिंक ऑक्साइड के केस में बॉन्ड हो गया आयनिक, ठीक है, और MnO4 टू नेगेटिव। इस केस में मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे प्लस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, प्लस, इसके केस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, 2 और 3 से ज्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड ना बना करके कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है सभी को? चलो, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, जो है वो ये रहेगा कि जो ओस्मियम होता है, ओस्मियम एंड रुथेनियम, ठीक है, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हाईएस्ट है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनली शो करते हैं ये भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है काफी एक्सेप्शनल है, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स शो करते हैं, और वो भी किस तरह से, बहुत ही रेयरली किसी किसी एलिमेंट के साथ। तो ये 3 पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ इसके बीच में, इसके साथ साथ में, कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखी है अभी तक, उसके बेसिस पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स लिख दिया मैंने, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज shown only with the elements having
high electronegativity and small atomic size. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी ट्रांजिशन मेटल का वो हाईएस्ट कब शो करता है, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट बहुत जल्दी से शो कर देगा, जैसे मैंगनीज का केस होता है। मैंगनीज का मैंने बताया कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो स्टेबल भी रहता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब जो स्टेबिलिटी आ रही है उसकी वो किसकी वजह से आ रही है, +7। अब आप एक चीज देखो ना, +7 ये कब शो करेगा, जब ये अपने 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स और 3d के पांचों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना, ये जो मैग्नीज का केस है ये किस पे डिपेंड करेगा, सामने वाले एलिमेंट x के ऊपर। ठीक है, और इस x एलिमेंट की दो खास बात होनी चाहिए, इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। ये दो अगर इसमें मतलब कि खूबियां होंगी, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रख दिया ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। तो ऐसा किस केस में हो सकता है, किसी ऐसे एलिमेंट के केस में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्मॉल एटॉमिक साइज है, और इसमें सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे मिलते हैं, इजीली याद रखना, एक तो फ्लोरीन, सबको पता ही है फ्लोरीन के बारे में, और एक ऑक्सीजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 और ऑक्सीजन 3.5 होता है, और एटॉमिक साइज के दोनों के बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इनके साथ। क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई डज मैग्नीज शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, ठीक है, और नॉट विद अदर एलिमेंट्स, तो रीजन यही रहेगा। ठीक है, या फिर हम और क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में ही क्यों बनता है, तो रीजन ये दो रह जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा ये पॉइंट। नाउ अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दूं कि जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज जो है ऑक्सीजन में आपको लिखता हूँ मैग्नीज के लिए, और मैं आपको लिखता हूँ फ्लोरीन। ठीक है, इन दोनों के साथ ही अगर मैग्नीज को रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीज किस एलिमेंट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा हाईएस्ट, यानी +7। सिंपल क्वेश्चन बनाऊंगा मैं कि मैग्नीज इन दोनों में से किसके साथ जल्दी से रिएक्ट करके +7 शो करेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से। कई स्टूडेंट यहाँ गलत कर देते हैं फ्लोरीन को आंसर करके, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट को दिख रहा है कि 4.0 है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0, हाईएस्ट है ऑक्सीजन के कंपेयर में, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चूज करते हैं वो, लेकिन यहाँ गलत हो जाता है आंसर। क्योंकि देखो मैग्नीज का क्या केस है, मैग्नीज को +7 अगर शो करना है तो 7 फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा तभी शो करेगा। ठीक है, और मैग्नीज को 4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट करना पड़ा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक। ठीक है, अब देखना जरा इसको कि जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे साथ एक्सप्लेन करूँ, ये तो रहा मैग्नीज, ठीक है, ये रहा मैग्नीज, और यहाँ पर ये 6 बॉन्ड बनाया मैंने। ठीक है, ये 7वां बॉन्ड भी बनेगा फ्लोरीन के इसमें इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मैग्नीज की इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर देखो 7 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वही 7 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ 7 बॉन्ड बन रहे हैं अलग 7 फ्लोरीन्स के साथ। तो मैग्नीज का जितना साइज है इस केस में उतना ही उस केस में भी होगा, उस केस में उतना ही साइज होगा। ठीक है, अब एक साइज पे फ्लोरीन देखो कितने सारे आ गए, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन होगी नहीं होगी, बोलो, रिपल्शन तो होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ज्यादा रिपल्शन भी होनी है यहाँ पे। और इनके बीच में देखो गैप कितना ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा। वैसे भी टेट्राहेड्रल ड्रॉ होता है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल एक और स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथ साथ जितने ज्यादा वो बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन जो है हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है किसी अदर एलिमेंट के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 5 है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, समझा दिया मैंने कांसेप्ट। ठीक है, और जो उसके बाद नेक्स्ट कांसेप्ट बनता है इसी के ऊपर बेस्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि पॉइंट नंबर 5
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली are basic in their low oxidation state। ठीक है, मतलब कि और एंड are acidic in their high oxidation state। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल के लिए MnO बेसिक होता है, ठीक है, Mn2O7 ये होता है एसिड। ठीक है, ये बेसिक होता है, ये होता है एसिड। बेसिक और एसिड कैसे है? मैंगनीज ऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैंगनीज का तो क्या है +2। Mn2O7 के अंदर आप देखो तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। ठीक है, अब देखो वही वही बात बन गई ना कि जनरली बेसिक होते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये क्या लिखा है बेसिक। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखा है एसिड। अब लो और हाई एसिडिक स्टेट का क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का। जनरली यहाँ पे मैं एक बात नोट करवा दूं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया इस वाले फॉर्मूला से कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे मैंने इसको बेसिक लिख दिया भाई, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो बेसिक तो हुआ। ठीक है, और एक और भी बात होती है इन दोनों के बीच में प्लस, यानी कि देखो आपको मैंने लिख के दिखाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 से +7, तो बीच में +3 +4 +5 +6 भी तो रहेंगे ना। बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे जब क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप जाते हुए, मतलब कि +2 से +7 तक जाते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो बीच में समवेयर एट एनी पॉइंट एक एम्फोटेरिक कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जनरली क्या होता है लोअर बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक होते हैं, हायर में क्या होते हैं एसिडिक होते हैं, और बीच में कहीं पर वो क्या हो सकते हैं एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो अब ऐसा होता क्यों, क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो क्या है कि जो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड में, जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है किसी एलिमेंट की, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आपने देखा लेविस एसिड क्या करते हैं, लेविस एसिड यही तो करते हैं कि वो सामने वाले एलिमेंट से या सामने वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जितनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे उतने ज्यादा एसिडिक होंगे। समझना ये बात? ठीक है, तो इसीलिए जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो क्या होंगे एसिडिक होंगे। ठीक है, क्लियर हो सभी को ये पॉइंट? चलो, तो ये था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कवर करने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी मैंने समझा दिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो हम इजीली इजी रखेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे करवा देते हैं कवर कैटालिटिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब आपने एक चीज देखी होगी जनरली आयरन है, मॉलिब्डेनम है, ठीक है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है, ये सभी एलिमेंट जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इन सभी एलिमेंट को आपने देखा है। जैसे मीडियम होता है B2O5, ठीक है, ये B2O5, इन सभी कंपाउंड को आपने देखा है जनरली किसी ट्रांजिशन से ही बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं कहां पर काम आते हैं एज ए कैटालिस्ट, एज ए कैटालिस्ट। तो सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी अगर ये सारे शो कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कवर करता है। तो बेसिकली इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है, इसको हमने डिस्कस किया है सरफेस केमिस्ट्री में भी, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज सरफेस एरिया के हैं। ठीक है, ताकि रिएक्टेंट अच्छे से रिएक्शन कर सकें। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, ड्यू टू इनकम्प्लीट डी सबशेल। अब देखना जरा यहाँ पे जो डी सबशेल है इनकम्प्लीट है। जैसे कि मान लो मैं किसी भी जनरली 1 2 3 4 5 6
तो ये सारे क्या है, अनपेयर्ड रैकेट यानी कि इनकम्प्लीट है। अब जैसे ये आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन जो है ये 4s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d6, ठीक है। अब जनरली आयरन क्या करेगा, सपोज आयरन को ऐसे कैटलिस्ट यूज किया है तो रिएक्टेंट जो होंगे, जैसे ये मैंने सरफेस ले लिया आयरन का, ठीक है, ये सरफेस जो है आयरन का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिएक्शन मान लो ए और बी की हो रही है, तो ए और बी जब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो एनर्जी जो है, आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज तो होता ही है, ठीक है ना, एनर्जी तो इन्वॉल्व होती ही है। तो एनर्जी जो भी रिलीज होने वाली है उस रिलीज एनर्जी को कहाँ रखा जा सकता है, अगर मान लो ये सरफेस ही नहीं होगा तो वो जो एनर्जी इनके बीच में से वो क्या हो जाएगी, जो एनर्जी के बीच में लगने वाली है वो एनर्जी वेस्ट हो सकती है एनवायरनमेंट में जाकर के। लेकिन अगर आयरन की बात करूं तो आयरन में जो अनपेयर्ड है वो क्या करेगा, उस एनर्जी को वहां पर अब्सॉर्ब करेगा, क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। यही काम है इनकम्प्लीट सबशेल का, समझना ये बात, ठीक है। तो वो उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, अब अब्सॉर्ब करने के बाद जब इनको वापस जरूरत होगी उस एनर्जी की तो वो इसको री एमिट भी करता है, समझे बात। तो रिएक्शन में अब्सॉर्ब और री एमिट करना, ठीक है ना, एनर्जी को ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो एक बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो वो जो काम है ये इनकम्प्लीट रिसेप्शन करते हैं। आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली एक रिएक्शन में ही काम आते हैं, इस तरह से कुछ, ठीक है, या कुछ वेरी लिमिटेड टाइप ऑफ रिएक्शन में ही काम आते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि जितनी एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी सोर्स को अब्सॉर्ब कौन से तरह का एलिमेंट कितने इनकम्प्लीट रिसेप्शन कवर कर पाएंगे, तो उस बेसिस पे होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सरफेस एरिया, ये हम पहले ही बता चुके हैं। सरफेस एरिया जो है ये आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन थ्योरी में कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल सा केस है। तो इस वजह से जो है कोई भी डी सबशेल का एलिमेंट जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो कवर करते हैं, मतलब सॉरी खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, तब तक इनको पढ़ो अच्छे से